नमस्कार मित्रों, राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भीलवाड़ा में आपका स्वागत है। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की, और उसके संदर्भ में मैंने आपको पहले बताया था कि वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है वो क्या कहता है। मैंने बड़े शॉर्ट में आपको बताया था कि वेगनर जर्मन जलवायुवेत्ता थे और उन्होंने अपना जो महाद्वीप महासागर और जो नवीन मोड़दार पर्वत हैं उनकी उत्पत्ति के संदर्भ में बड़ा स्पष्ट और सरल सिद्धांत प्रतिपादित किया है। और उन्होंने बताया कि प्रारंभ में एक ही महाद्वीप था जिसको पेंजिया नाम दिया, और कार्बोनिफेरस काल में इसमें विभाजन आरंभ हुआ। विभाजन के बाद में इसके दो भाग हो गए, एक अंगारा लैंड जिसको लारेसिया कहते हैं, दूसरा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड दक्षिण का और अंगारा लैंड उत्तर का भाग थे। इन दोनों के बीच में जो महासागर बना, इनके टूटने के उपरांत उसको टेथिस सागर नाम दिया गया। टेथिस सागर ये वही टेथिस सागर है जिसके स्थान पे वर्तमान में हिमालय पर्वत और भूमध्य सागर के रूप में जल जहाँ अवशेष के रूप में बचा हुआ है। समझ में आ गया। इसके बाद में उन्होंने बताया कि ये जो कार्बोनिफेरस काल में विभाजन आरंभ हुआ, और पहले सुपर कंटिनेंट था उसका एक ही नाम था, वह पेंजिया। जो चारों ओर पानी भरा हुआ था उसका जो सुपर जो सागर था वह था पैंथा लासा। फिर धीरे धीरे इसमें वापस और इसमें विभाजन आरंभ हुआ, और वह जुरासिक काल के आसपास में विभाजन आरंभ हुआ। और जुरासिक काल के दौरान इसमें जो अंगारा लैंड था, उस अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका और यूरोप एशिया के पार्ट से टूटने से बने, और दक्षिण वाला भाग जो गोंडवाना लैंड था उससे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप उसके टूटने से बने। तो ये तो सिद्धांत की मूल थीम थी। अब हम देखेंगे, अच्छा दूसरा मैंने इसमें ये भी बताया था कि वेगनर ने बताया था कि सिद्धांत इसके टूटने के लिए उत्पन्न ऊर्जा या बल कहाँ से आया। तो बल के संदर्भ में मैंने दो कारक इसमें बताए थे, सूर्य और चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल, और दूसरा मैंने बताया था कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण से उसमें जो उत्प्लावन बल था उसके कारण से वो जो खिंचाव करके भूमध्य रेखा की ओर आ रहे थे। अब इसके सिद्धांत के पक्ष में कौन कौन से प्रमाण हैं, बड़े ब्रीफली हम इनको एक बार देखेंगे। तो वेगनर ने सबसे पहले ये बताया कि अटलांटिक महासागर को आप देखो, मानचित्र में अगर आप देखते हो अटलांटिक महासागर को, तो दोनों प्रकार जो उसके किनारे हैं, देखो यहाँ इन सिद्धांत के पक्ष में जो प्रमाण उन्होंने दिए हैं कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को आपस में मिलाया जा सकता है, और इस मिलाए जाने वाली स्थिति को उन्होंने जिग्सा फिट का नाम उन्होंने दिया था। इसको जिग्सा फिट के नाम से जाना जाता है कि ये जिग्सा फिट, यानी कि इनको आपस में बहुत अच्छे तरीके से भली प्रकार से मिलाया जा सकता है। इसको जक्सा पोजिशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आप देख सकते हो मानचित्र में, आपको आपके पास जो मानचित्र है उसमें एक बार आप अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को देखोगे तो उसमें आपको काफ़ी अधिक साम्यता नजर आएगी कि इन दोनों को आपस में मिलाया जा सकता है। दूसरा उन्होंने बताया था कि भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पे दोनों महासागरों के तटों पे कैलेडोनियन और हर्शियन काल के जो पर्वत निर्माण काल थे उनमें भी काफ़ी अधिक समानता पाई जाती है, यानी कि पर्वत निर्माण काल के दौरान की समानता भी यहाँ देखने को दोनों तटों पे मिलती है। तीसरा आप ये इसमें देखोगे कि भूवैज्ञानिक संरचना में काफ़ी अधिक समानता यहाँ देखने को मिलती है, यानी कि ये देख सकते हैं कि हम दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है और उससे लगता हुआ इस दूसरी तरफ जो हम देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप है, फिर भारत है, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ की जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या भूवैज्ञानिक संरचना है वह एक ही है। इसका मतलब ये तीनों चारों आपस में जुड़े हुए थे, ये एक ही थे जो गोंडवाना लैंड के भाग थे। तो यहाँ पे पहले एक स्थिति है। दूसरा है कि परमो कार्बोनिफेरस काल जो था उसके समय में जो हिमकाल था, उस हिमकाल के प्रमाण भी यहाँ सभी जगह देखे जा सकते हैं। जैसे ब्राज़ील में भी हम देख सकते हैं, अफ्रीका में देख सकते हैं, इंडिया में भी हम इस प्रकार के प्रभाव देख सकते हैं। एक हम देख सकते हैं कि जो उत्तर का जो भाग था जिसको हमने अंगारा लैंड या लारेसिया कहा है, उसमें जो स्कैंडिनेविया में जो लेमिंग नामक के जंतु पाए जाते हैं वे आज भी क्या करते हैं कि पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं और सागर में डूब जाते हैं, क्योंकि पहले पश्चिम में आपस में यूरोप और उत्तरी अमेरिका आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन आजकल जो ये स्कैंडिनेविया से जो लेमिंग जाते हैं वे महासागर में डूब जाते हैं। तो एक ये भी प्रमाण उन्होंने दिया। एक अन्य प्रमाण उन्होंने बताया है कि दक्षिणी अफ्रीका, फाकलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका आदि में जो कोयले के जमाव मिलते हैं, और ये कोयले के जो जमाव है ये इसमें समान रूप से समानता इनमें देखने को मिलती है। और ये कोयले के जमाव जो मतलब जो ग्लोप्टोरिस वनस्पति यहाँ कभी सघन रूप से पाई जाती थी उसके रूप में एक बाद में कोयला यहाँ बना है। कार्बोनिफेरस युग में हिमानीकरण के प्रभाव वाला जिक्र मैंने आपको किया, तो ये प्रमुख रूप से उनके प्रमाण थे वेगनर ने जो इसके संदर्भ में दिए थे
तो एक तो तटों की साम्यता वाला मैंने आपको बताया है, दूसरा मैंने भूगर्भिक के प्रमाण इनके बताए हैं कि एक तो देखो भूगर्भिक प्रमाण का मतलब नीचे की चट्टानों में जो समानता पाई जाती है उससे है। तीसरा मैंने आपको इसमें जैविक प्रमाण बताए, बायोलॉजिकल जो प्रमाण मैंने आपको इसमें जो ग्लोप्टोरिस वनस्पति से संबंधित बताए हैं वे उनका हमने जिक्र किया। एक जलवायु संबंधी प्रमाण जिसमें कि पूरा जलवायु का जो अध्ययन वो कर रहे थे उसके संदर्भ में उन्होंने बताया कि पहले दोनों ही स्थानों पे जो यहाँ है वो हिमानीकरण के प्रभाव जो हैं वो देखे जा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने पूरा चुंबकीय और सागर तल संबंधी प्रमाण भी इसके संदर्भ में प्रस्तुत किए हैं कि दोनों तटों के आसपास की जो मैग्नेटिक स्ट्रक्चर जो देखने को मिलती है अटलांटिक महासागर की, उसके आधार पे भी उन्होंने इसको सिद्ध करने का प्रयास किया है। तो ये हमने देखा कि वेगनर ने अपने सिद्धांत के पक्ष में इस प्रकार के प्रमाण बताए हैं कि ये आपस में पहले एक ही थे और जुड़े हुए रूप में थे। अब प्रवाह संबंधी बल कहाँ से आया है इसके संदर्भ में हम पहले से ही चर्चा कर चुके हैं कि भूमध्य रेखा की ओर का जो प्रवाह था वह गुरुत्व बल के कारण आया, पृथ्वी में जो घूर्णन गति है उसके प्लवनशीलता बल के कारण से, और दूसरा जो पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह था वह सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण आया है। महाद्वीपों का वास्तविक जो प्रवाह था वह दो तरफ हो रहा था, एक भूमध्य रेखा की ओर, एक पश्चिम दिशा की ओर, और इसके कारण से ही जो टेथिस सागर था उस टेथिस सागर के मलबे से जो हिमालय और अल्पाइन पर्वत हैं यहाँ के आल्प्स वगैरह ये बने, और पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह होने के कारण से इसमें रॉकीज और एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। इस प्रकार से वेगनर ने बताने का प्रयास किया है। तो वेगनर ने एक साथ इन्हें नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति के संदर्भ में भी अपने सिद्धांत में स्पष्ट रूप से इनको समझाने का प्रयास किया है, और महाद्वीप और महासागर जो हैं ये जो गतिशील हैं किस प्रकार से हैं, कैसे इनके लिए ऊर्जा मिली, इस प्रकार के संदर्भ में उन्होंने अधिकाधिक अपने इस सिद्धांत को अधिक सफल बनाने का प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद भी सिद्धांत में काफ़ी अधिक कुछ कमियां हैं। दो तीन बातें उन्होंने जो बताई है उसके संदर्भ में हम जिक्र करेंगे। अच्छा, एक उन्होंने ये भी बताया था कि जो ये द्वीप हैं या द्वीप पे चाप है छोटे छोटे, जैसे कि हम देखते हैं कि ये एशिया महाद्वीप के जो पूर्वी भाग में जो हैं जापान, क्यूराइल, ये कुछ द्वीप हैं, ये किस प्रकार से बने। तो उन्होंने बताया कि जब महाद्वीप प्रवाह कर रहा था तो प्रवाह के दौरान उसके कुछ भाग जो पीछे छूट गए वो वर्तमान में द्वीपों के रूप में अवस्थित रह गए हैं, ऐसा भी उन्होंने बताया है। और ठीक इसी प्रकार से जो उत्तरी अमेरिका के पूर्व में जो द्वीप हैं उनका भी निर्माण ठीक इसी प्रकार से हुआ कि महाद्वीप के साथ पूरा का पूरा भाग उसका जो नहीं जा सका उसके साथ, और जो कुछ छूट गया वो द्वीपों के रूप में बचा हुआ रह गया। इसी प्रकार से सखालिन, क्यूराइल, जापान, फिलीपाइंस आदि द्वीप जो हैं इनका निर्माण इस प्रकार से उन्होंने बताने का प्रयास किया। अब हम मुख्य रूप से ये आते हैं कि वेगनर का सिद्धांत जो इतना उन्होंने सही तरीके से बताने का प्रयास किया लेकिन उसके बाद भी उसमें कुछ कमियां रह गई है। तो वेगनर की जो प्रमुख रूप से जो कमियां थी वो ये है कि एक तो वेगनर ने बताया कि जो इनमें पश्चिम की ओर जो प्रवाह हुआ वो चंद्रमा और सूर्य के ज्वारोत्तुक बल के कारण हुआ, लेकिन वर्तमान में वैज्ञानिक ये बताते हैं कि चंद्रमा और सूर्य का जो ज्वारोत्पादक बल है जो इनको पश्चिम की ओर इतने भारी भूभागों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, उसके लिए ये बल पर्याप्त नहीं है। विद्वानों ने तो यहाँ तक बताया है कि लगभग ये वर्तमान जो बल है उससे 90 अरब गुना अधिक बल अगर हो तो ही ऐसा हो सकता है, जबकि ये बात वर्तमान में मान्य नहीं है कि चंद्रमा और सूर्य के ज्वारोत्तक बल के कारण से ये। तो पहली बात तो इसकी जो मूल अवधारणा थी उत्पन्न बल वाली वह यहाँ संदेहास्पद है। दूसरा है वेगनर ने के संदर्भ में कि वेगनर ने कई परस्पर विरोधी बातें भी कही है। वेगनर ने बताया था कि महाद्वीप जो हैं ये सियाल के बने हुए हैं और सीमा पे बिना किसी रुकावट के तैर रहे हैं, और जब पर्वतों के निर्माण की बात आई तो उन्होंने एक स्थान पे ये भी बताया है कि सियाल जो सीमा पे बिना किसी रुकावट के तैर रहा था उसमें अवरोध आने के कारण से जो उसके किनारे वाले भाग थे वहाँ राखी और एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। तो दो परस्पर विरोधी बातें उन्होंने यहाँ भी एक बार कह डाली हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि वेगनर ने जो महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा और बताई है उसमें भी थोड़ा सा विवाद थोड़ा सा लगता है कि कई बार उन्होंने बताया कि कार्बोनिफेरस युग से पहले पेंजिया किस प्रकार स्थिति में था, तो इसके बारे में वो कुछ बताने में असमर्थ हैं कि पेंजिया कार्बोनिफेरस काल में तो एक थे लेकिन उससे पहले की स्थिति क्या थी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि महाद्वीप और महासागरों के निर्माण के संदर्भ में
और उनके क्षैतिज संचलन के संदर्भ में वेगनर का सिद्धांत हमारे लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। हो सकता है उसमें काफ़ी अधिक आलोचनाएं हो, लेकिन यही वेगनर का जो सिद्धांत है आगे चल कर के प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का मूल आधार बनता है। और हैरिस हैस ने जो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसको समझने में हमें काफ़ी अधिक सहायता मिलती है पूर्व के इन सिद्धांतों को जानने के बाद में। आगे आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें हम प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का जिक्र करेंगे। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।